2011 से 2012 तक 55 मिलियन से ज्यादा इंडियंस पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। 80% से ज्यादा इंडियंस आज आउट ऑफ पॉकेट खर्च कर रहे हैं हेल्थ केयर में, जो 1994-95 में 67% पे था। अगर कंपैरिजन इंडिया और ब्रिक्स नेशन की करें तो इंडिया लीस्ट स्पेंड करता है हेल्थ केयर के ऊपर, यानी सबसे कम ध्यान देता है हेल्थ केयर के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं लिखते हैं बल्कि ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं। अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो लेट सपोज आप दुबले पतले हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सुबह शाम एक एक ग्लास दूध पिया करो, बट मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप दूध पियो, मैं आपको बोलता हूं कि श्याम लाल की जो कोने वाली भैंस है ना, उसका दूध आप पिया करो। तो ऑब्वियसली आप अगर स्पेसिफिक हो रहे हो तो वो कॉस्टली होगी। अगर WHO की रिपोर्ट की माने तो 67% इंडियंस के पास इसेंशियल मेडिसिन का एक्सेस तक ही नहीं है। अफोर्डेबिलिटी की तो बात छोड़ ही दो। हेल्थ केयर के सभी एक्सपेंसेस में से 67% एक्सपेंस तो हमारा मेडिसिन को परचेज करने में आ जाता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर मेडिसिन इतनी कॉस्टली क्यों है। अपने देश के उस हेल्थ केयर सिस्टम की जो आज खुद वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है, और उस वेंटिलेटर का जो खर्च है वो हम आम जनता की जेबों पे किस तरीके से भारी पड़ रहा है। आखिर कहां है लूपहोल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम अपनी इस व्यवस्था को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं हमारे वे फॉरवर्ड्स। लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। 1,90,000 रुपए का दिया और 1,00,000 रुपए का, ऐसे 2,90,000। सबसे पहले पैसे की ही बात करते हैं। अभी घर में 3 लोगों को हो गया है। There is a shortage of 6 lakh doctors in our country right now. डोलो की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को रिश्वत दी। Private healthcare sector is very politically very connected. लेकिन सरकार ने डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच चल रहे इस खेल की पूरी कहानी पढ़ ली है। In India, protesting against the National Medical Commission's new rules that have made it mandatory for doctors to prescribe generic drugs. कि डॉक्टर ने सस्ती जेनरिक दवा लिख कर दी है या फिर महंगी ब्रांडेड दवा। हम अस्पताल में सस्ती दवाई के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बहुत सस्ते में। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। छत्तीसगढ़ के 15 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे कराया गया जिसमें 100 से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज के 1290 प्रिस्क्रिप्शन को एनालाइज किया गया, और उस एनालिसिस में एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आती है। उन प्रिस्क्रिप्शंस में जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थी उसमें से 58% मेडिसिन सिर्फ आपको गवर्नमेंट फार्मेसीज में मिलती, रेस्ट 42% के लिए आपको प्राइवेट फार्मेसीज में जाना पड़ता। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हाल सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का है, ऐसा भारत के लगभग हर एक राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज द रीजन इंडिया इज 6th बिगेस्ट प्राइवेट स्पेंडर ऑन हेल्थ अमंग मिडिल इनकम नेशंस। हमने अभी देखा कि इंडिया में टोटल हेल्थ एक्सपेंसेस में से 67% अलोन मेडिसिन के ऊपर जाता है। तो यहाँ दो ऑब्वियस क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिरकार मेडिसिन इतनी कॉस्टली क्यों है। मेरा यहाँ पे आंसर है बिकॉज ऑफ द ब्रांडेड मेडिसिन। एंड जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम इन कॉस्टली मेडिसिन के प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगेन मेरा आंसर होगा ऑब्वियसली यस, बाय रिप्लेसिंग ब्रांडेड मेडिसिन विथ जेनेरिक वन। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ड्रग मेकर्स जब किसी न्यू फॉर्मूले को इन्वेंट करते हैं तो सबसे पहला काम उनका होता है कि उसको पेटेंट करा लेते हैं। मतलब ना ही कोई दूसरी कंपनी या इंस्टीट्यूशन उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही उसको सेल कर सकता है। अब ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेगुलेशन है कि पेटेंट टाइम कितना देना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो पेटेंट पीरियड मिलता है वो 20 साल का मिलता है। इसका मतलब ये है कि 20 सालों के लिए वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला उस कंपनी ने इन्वेंट किया है उस फॉर्मूले के ऊपर उसकी मोनोपोली है, यानी मार्केट के अंदर वही उस फॉर्मूले को प्रोड्यूस कर सकती है और वही उसको सेल कर सकती है। और इन्हीं मेडिसिन को
हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन बोलते हैं। अब ये 20 साल बीतने के बाद, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो पेटेंट टाइम पीरियड 20 साल का है, उसके बीतने के बाद कोई भी कंपनी और कोई भी इंस्टीट्यूशन इन मेडिसिन को प्रोड्यूस और सेल कर सकता है। तो अब सेम फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। एंड इन कंपैरिजन टू ब्रांडेड मेडिसिन, इन जेनेरिक मेडिसिन के कॉस्ट कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे अभी। अब जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्योर जेनेरिक और एक होती है ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन मार्केट के अंदर अपने खुद के फॉर्मूला नेम के साथ सिर्फ और सिर्फ बिकती है, उसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा होता। जबकि जो ब्रांडेड जेनेरिक होती हैं उनके ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखा होता है, बट एक्चुअली उस ब्रांड ने उसको फॉर्मुलेट यानी उसको डिस्कवर या इन्वेंट नहीं किया है, सिर्फ वो प्रोड्यूस कर रही हो और अपने ब्रांड के अंडर उसको सेल कर रही है। तो अगर कॉस्ट की बात की जाए तो अगर कोई फॉर्मूला है और उसको किसी कंपनी ने इन्वेंट किया है तो वो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा करेगी, फिर वो ब्रांड करेगी जो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस और सेल कर रही है, जिसे हम लोग ब्रांडेड जेनेरिक बोलते हैं। और जो सबसे सस्ती दवा मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसे हो कैसे रहा है। तो लेट सपोज कोई मेडिसिन है जिसका कॉस्ट 100 रुपए है, तो उसका जो ब्रांडेड जेनेरिक आएगा वो आपको 30 से 40 रुपीज में मिल जाएगा, और जो उसका जेनेरिक वर्जन है वो 17-18 रुपए में, 15 रुपए में मिल जाएगा। तो अब आप लोगों के क्यूरियस दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार पीयूष इतना कॉस्ट डिफरेंस है क्यों। लेट सपोज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो किसी मेडिसिन को प्रोड्यूस कर रही है और उसको सेल कर रही है, तो उसके पास कुछ रेवेन्यू आ रहा है। अब ये रेवेन्यू का ये 25% से ज्यादा पैसा R&D में लगाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यानी ये अपने रेवेन्यू को इतना बड़ा चंक R&D में लगाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं, दुनिया भर से अच्छे अच्छे टैलेंट्स को हायर करते हैं, एक अच्छी लेबोरेटरी सेटअप करते हैं और वहां पर रिसर्च करते हैं अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग डिजीज का मेडिसिन को इन्वेंट करने के लिए। बट अपने रेवेन्यू का 30% R&D में लगाना ये बहुत रिस्की मूव होता है। बट अगर एक बार उन्होंने कोई फॉर्मूला इन्वेंट कर दिया तो वो जितना भी R&D के अंदर पैसा लगाया है ना, उसका मल्टीपल टाइम्स अपने रेवेन्यू को जनरेट कर पाएंगे। और इसी के लिए वो दुनिया भर से सुप्रीम टैलेंट्स को हायर करने की कोशिश करते हैं, एक मेजर हाईटेक लेबोरेटरी सेटअप करने की कोशिश करते हैं और अपने रेवेन्यू को इतना बड़ा चंक इन्वेंशन यानी R&D के ऊपर लगा देते हैं। दोस्तों, एक मेडिसिन को फाइनल स्टेज में पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे ट्रायल्स देने होते हैं, एंड बहुत कम ही मेडिसिन होती है जो सारे स्टेप्स को पार करके एक फॉर्मूला, एक मेडिसिन बन जाए। लेट सपोज किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक फॉर्मूले को इन्वेंट कर भी दिया जिसने सारे स्टेजेस और सारे ट्रायल्स को पार कर लिया है। तो अब जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है हैवी मार्केटिंग थ्रू एड्स, थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, और जो सबसे कॉमन है वो है MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आई होप आपने भी इन्हें देखा होगा। जब आप अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप देखे होंगे काला कोट और पैंट पहन करके खड़े होते हैं और डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि सर ये दवाई, सर ये दवाई। तो वही होते हैं MR यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां से मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान लगा करके सुनना। जब भी कोई कंपनी एक मेडिसिन को प्रोड्यूस करती है तो उसके जो डायरेक्ट कस्टमर होते हैं वो हम और आप नहीं होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो कृपया उसके अंदर जेनेरिक मेडिसिन मत लिखो, आप मेरे ब्रांड की मेडिसिन लिखो ताकि हमारी बिक्री होगी। तो डॉक्टर अब ऐसा क्यों लिखेगा, तो उसके लिए उनको दी जाते हैं इंसेंटिव्स, उनको कैश पैसे मिलते हैं, उनको फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, उनको घर तक दे दिए जाते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में उस ब्रांडेड कंपनी का नाम लिख दे ताकि पेशेंट जाकर के उन्हीं मेडिसिन को परचेज कर ले। अब जिस डॉक्टर के पास जितने ज्यादा पेशेंट होंगे उस डॉक्टर को उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। अब आप सोचोगे डॉक्टर ऐसा करता क्यों है? चंद पैसों के लिए, एक फॉरेन ट्रिप के लिए, एक छोटे से घर के लिए हम गरीब आम जनता को कॉस्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। समझो, अब अगर आज आपको मेडिसिन पढ़ना है, आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो आपके बैंक अकाउंट में 50 से 60 लाख रुपए होने चाहिए। अगर मैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ दूं तो अगर कोई डॉक्टर 50-60 लाख रुपए लगा के, आधा करोड़ लगा करके अगर वो डॉक्टर बना है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा ना कि जितना इनपुट मैंने लगाया है वो आउटपुट हमारे पास आ जाए। तो दिस इज द रीजन कि डॉक्टर्स इन इंसेंटिव्स को लेते हैं, कैश पैसे को लेते हैं, घर को लेते हैं, फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा दे करके जो पढ़ाई जो कर रखी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई इतनी कॉस्टली क्यों है? तो आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंस के पहले टोटल 36 मेडिकल कॉलेजेस थे जो गवर्नमेंट के नाम पे थे, जो गवर्नमेंट के थे। वहीं एक ही ऐसा कॉलेज था मेडिकल जो प्राइवेट था। अगर आप आज देखोगे तो आपको प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस
सिर्फ और सिर्फ 200 मिलेंगे और 300 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही मेडिकल की पढ़ाई सबसे ज्यादा कॉस्टली है और इन्हीं सब रीजंस का फायदा जो होता है वो डोलो 650 जैसी कंपनियां उठाती हैं। हाँ, वही डोलो 650 जो कोविड के टाइम पे इतनी ज्यादा फेमस हुई थी। इस मेडिसिन ने 350 करोड़ टैबलेट्स को सेल किया था कोविड के टाइम पे और इसका सबसे बड़ा रीजन था 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट डॉक्टर्स को इंसेंटिव देने। तो डॉक्टर्स पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब नहीं करते थे, वो बोलते थे आप डोलो 650 ले लो। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों को याद हो गई थी इस मेडिसिन का नाम, इतना पावरफुल एडवर्टीजमेंट किया था इन लोगों ने। और यही सब हरकत देखते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC ने रेगुलेशन बनाया कि डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे और वो जेनेरिक मेडिसिन जो इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, अननेसेसरी मेडिकेशन को अवॉइड करेंगे और जन औषधि केंद्र को रिकमेंड करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जो मेडिकल लाइसेंस है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है परमानेंटली और टेम्परेरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई साहब जन औषधि केंद्र क्या है? गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था हम आम जनता को कि हम आप सभी लोगों को एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हम 3000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र को ओपन करेंगे पूरे देश भर के अंदर। और उन्होंने किया भी, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर 600 से ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल होनी थी, बट अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको 100-150 से ज्यादा मेडिसिन नहीं मिलने वाली। हमेशा वहां पे स्टॉक आउट्स रहते हैं और यहाँ तक देखा गया कि उन मेडिसिन के अंदर क्वालिटी इश्यूज आते हैं। इंडिया अपने जीडीपी का 2.5% हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट करता है और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी इनिशिएशन किया गया, बट वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता हुआ दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और सिर्फ हम 2.5% जीडीपी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर। जब तक ये 6% तक नहीं पहुंच जाता तब तक बहुत मुश्किल है कोई डिफरेंस एक्चुअली नोटिस होने में। दोस्तों यही सारे छोटे छोटे एक्शंस बता रहे हैं कि हेल्थ केयर हमारे देश में प्रायोरिटी पे है ही नहीं। और हमें जो आजकल के यूथ हैं उन्हें ये समझना होगा कि हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरी लाइफ इज वेरी 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 प्रीशियस। तो हम कर क्या सकते हैं? हम लोगों को सबसे पहले जीडीपी में से कुछ परसेंटेज को बढ़ाना होगा ताकि और हम हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा, हमें मेडिकल कॉलेजेस ओपन कराने होंगे ताकि जो एजुकेशन है, जो मेडिकल की पढ़ाई इतनी कॉस्टली है, सबसे पहले तो वो अफोर्डेबल हो जाए और जितने ज्यादा कॉलेजेस खुलेंगे उतनी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी एजुकेशन हमारे देश के अंदर और इससे क्वालिटी डॉक्टर्स भी निकल करके सामने आ पाए। एंड सेकेंड इज अवेयरनेस। हमें समझना होगा कि हमें कोई डिजीज हो ही ना, हम प्रॉपरली पहले से प्रिकॉशन लें। हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर छोटे छोटे चेंजेस करके एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकते हैं। बट अगर इसके बाद भी आपको कोई डिजीज हो जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है और आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो, तो आप प्रिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ो, देखो डॉक्टर ने जेनेरिक मेडिसिन लिखी है या ब्रांडेड मेडिसिन लिखी है। अगर आपको समझ में आता है कि ये ब्रांडेड मेडिसिन है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ लो कि क्या आप इस ब्रांडेड मेडिसिन को जेनेरिक वन से रिप्लेस कर सकते हो। और ये छोटी छोटी अवेयरनेस हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है और इसी एक अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये अवेयरनेस हर लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।